अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदेद हमारे एक और डेंटल बैठक सेशन के अंदर। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान मुबारक की। उम्मीद है आप अपने रोज़े भी रख रहे होंगे और माह रमज़ान की तमाम तर बरकतें समेट रहे होंगे, दोनों हाथों के साथ तमाम तर बरकतें समेट रहे होंगे। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमें बहुत सारे जो सवालात हमें ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमें मौसूल हो रहे थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से, टिकटॉक के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से और यूट्यूब के ज़रिए से। आज हमने फाइनली उन सारों को कंपाइल किया है और एक एक करके हम तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। तो आज का सेशन स्पेशली एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर नुमान तारिक हैं, डॉक्टर अहमद रहीम है और आज हमारे साथ हमारे जूनियर डेंटिस्ट भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अहमद मुश्तबा। हम इनको खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ, जो कि हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमें आते जाते मौसूल हो रहे हैं, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप सब लोगों का, जो कि आप हमें सुन भी रहे हैं और हमसे मौसर तौर पे तमाम तो वो सवालात भी सामने रख रहे हैं जिनसे आप अपने लिए हेल्प भी निकाल सकें, नॉलेज भी गेन कर सकें और अपने तमाम तर मसाइल को भी हल कर सकते हैं जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल जो सर हमें मैं मौसूल हुआ। आपसे पूछता हूँ। एक हमारे जो उनसे ना बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, डॉक्टर जुनेद साहब, उन्होंने यूट्यूब पे हमसे सवाल पूछा है कि बहुत सारे पेशेंट इस तरह आते हैं जिनमें जो उनसे ना जो कैलकुलस होता है मास्कुरा, वो बहुत ज़्यादा लग चुका होता है। इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप स्केलिंग करेंगे तो वो दांत पहले हिल रहे हैं, वो मज़ीद हिलना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसे पेशेंट्स को हम किस तरह ज़रा काउंसल करें, वो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अच्छा, ऐसे ऐसे पेशेंट्स हम आप सबके, अगर आप डेंटिस्ट हैं और अगर आप पेशेंट हैं तब भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर दांतों को सहारा दिए हुए सिर्फ वो मांसपूरे के कुछ टुकड़े होते हैं जो कि वहाँ पर दांतों को एक यूनिट के तौर पे पकड़ के मौजूद होते हैं। और जैसे ही हम उनको साफ़ करते हैं तो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा मसला हमेशा उन पेशेंट्स के साथ आता है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सफाई ना करवाई हो अनफॉर्चुनेटली, या फिर उन्होंने अगर कभी सफाई करवाई भी थी तो अपने दांतों का बहुत अच्छा ख्याल नहीं रख पाए। ऐसे पेशेंट को किस तरह से काउंसल करना है? सबसे पहला काम यह है कि इसमें जो मेन थिंग है वो है क्लैरिटी ऑफ योर ट्रीटमेंट प्लान। आपने जितना क्लियर हो सकता है अपने ट्रीटमेंट प्लान को उतना क्लियर कीजिए, उनको बताइए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट विजुअल एड्स। जैसे हमारे पास आजकल इंट्राओरल कैमराज बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास इंट्राओरल कैमरा नहीं है तो आप अपना मोबाइल का कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ज़रिए से वीडियो बनाकर पेशेंट को बता सकते हैं कि ये तमाम तर मसाइल उनके दांतों के अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद उन दांतों का इलाज मुख्तस किया जाए कि आपने किस तरह से इलाज करना है, और वो स्टेप बाय स्टेप जो इलाज है उसको पेशेंट को एलैबोरेट किया जाए, मुकम्मल तौर पे बयान किया जाए। और फिर उसके बाद उसको बताया जाए कि ये तमाम तर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसके बाद इनको मज़ीद ज़ैली इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। याद रखिए, आपका एज ए डेंटिस्ट या एज ए डॉक्टर आपका जो मेन काम है वो ये है कि पहले पेशेंट को मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्म करना और उसके बाद मुकम्मल इलाज करना। अगर इलाज रखने के बावजूद, सामने रखने के बावजूद, एलैबोरेट करने के बावजूद पैसों की कमी का या उसके अवेलेबिलिटी की वजह से अगर पेशेंट उस ट्रीटमेंट को आगे नहीं लेके जा सकता तो दैट इज़ ऑन द पेशेंट्स एंड। आपका काम यह है कि आप उसको मुकम्मल तौर पे क्लैरिफाई करें और उसको मुकम्मल इलाज का पहले से बताएं, और इसमें कंसेंट फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा डॉक्टर अहमद, एक हमें टिकटॉक पे जो उनसे ना सवाल रिसीव कौन हुआ से था। वाले? ये वाली ये वाली? ये वाले ठीक है। तो कोई भी एक दे हमें दो जनाब। सवाल रिसीव हुआ कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई डॉक्टर जो उनसे ना कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहा है और ड्यूरिंग प्रोसीजर जो उनसे ना उसको लगता है कि यार अच्छा अगर मैं ये भी कर दूं साथ ही, जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ इम्प्लांट की बात हो रही थी, लेकिन इम्प्लांट लगाते हुए उसको बोन भी पैक करनी पड़ गई, एक दो चीज़ें और करनी पड़ गई। तो पेशेंट बाद दफ़ा उस पर खफा होता है कि जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस चीज़ को फिर फाइनेंशियल कॉस्ट थोड़ी सी आप चली जाती है। तो इस चीज़ को कैसे काउंटर करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करें। सर इसके लिए ना सबसे पहले आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए आप कर क्या रहे हैं। हम्म। सपोज सिर्फ प्लांट तक नहीं है महदूद ये चीज़, ये अगर आप दांत भी निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपर सिक्स है, जैसे साइनस के पास है, निकलते हुए मोस्ट प्रोबेबली परफोरेशन होने का बड़ा चांस होता है। बिल्कुल। तो उसमें आपको पता है कि ये होना है और कितना बड़ा ना, एक खास तौर पर डेंटिस्ट हो और सीनियर हो या कंसल्टेंट हो, उसको पता होता हो कितनी परफोरेशन कॉज कर देगा। तो आप पहले मरीज को बताएंगे कि जनाब ये होना है, इसमें आपका दांत निकलना है या इम्प्लांट लगना है, इसमें इतनी हड्डी डलनी है, हड्डी लाइक अ पाउडर फॉर्म, उसका इतना कॉस्ट आनी है, 1 cc की ये कॉस्ट है, ये आपको पड़ेगी। आप मरीज को पहले ही उसको ले लेंगे, जी हम आपको इतने आपको चार्जेस होंगे। इससे होगा कि मरीज का जहन बना होगा,
वो आपको थोड़ा सा तंग प्री नहीं इन्फॉर्म्ड करेगा, हो प्री उसको। इन्फॉर्म्ड हो। उसमें सबसे पहले डॉक्टर को खुद भी पता होना चाहिए कि होना क्या है। ठीक है, अब ये नहीं ना कि हम हाँ ये अपर सिक्स है कर देने हैं। ओ भाई अपर सिक्स को ये तो देखो उसकी रूट कितनी आगे तक साइनस के पास गई हुई है। मेरे ख्याल से प्लानिंग इज बेसिकली हाफ द Planning. ट्रीटमेंट। हाँ, You प्लानिंग should जो know, सी ना आपको वो फोर्स ही करना आना चाहिए कि ये प्रॉपर होगा प्लान क्या हुआ क्या। हो, पेशेंट को बताया हो और उसके अकॉर्डिंगली उसको चार्जेस भी बताए इन्फॉर्म हो। कॉन्सेंट इसी का नाम है ना। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अहमद मुश्तबा, एक हमें रिसेंटली भी सवाल आया इंस्टाग्राम पे कि आजकल बहुत सारे ये वाइटनिंग प्रोडक्ट्स आ गई हैं, चारकोल फलां ये वो, इस तरह आपने भी देखा होगा। तो किसी ने हमसे पूछा था कि ये क्या सेहत के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा सर, ये सवाल मेरे पास एक पेशेंट भी पर्सनली भी क्लिनिक पे लेके आया था। उसने कहा डॉक्टर साहब ये जो वाइटनिंग पाउडर्स आ गए हैं, या वो एक बड़ा मशहूर, मैं उसको नाम नहीं लेता, एक बहुत मशहूर ब्रांड का भी था। उन्होंने कहा जी अगर हम ये यूज़ कर लें जो आप लोग वाइटनिंग करते हैं, वो भी तो somehow यही चीज़ है ना। बंदर वाला तो नहीं था? नहीं वो तो मैंने उसको बहुत क्लियरली ये बताया था कि देखें ये सारी प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन, ठीक है, अगर तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक होती तो ये आपके इन स्टोर अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि इन स्टोर अवेलेबल अभी नहीं है। ये सिर्फ ऑनलाइन अपना मंचन बेच रहे हैं कि ऑनलाइन पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलना, वो जब मंगवा लेगा, पेमेंट कर देगा, यूज़ करेगा, वो बात की बात है। हमें हमारी पेमेंट आ चुकी है। और अक्सर बेशतर इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आपके दांतों के अंदर हसासियत, ठंडा गर्म लगना, दर्द, मसूड़े से खून आना, उसको बढ़ा जाते हैं। इवन कार्सिनोजेनिक चीजें हो सकती हैं। कार्सिनोजेनिक चीज़ें हो सकती हैं और और आप कैंसर नहीं- कॉजिंग होती है। हाँ, और आप नहीं जानते कि आगे चल के आपके दांतों के ऊपर क्या effect आ एग्जैक्टली सकता है। सर, और उसकी वजह से मैंने जो अभी तक पोस्ट स्टडी रिजल्ट देखे हैं, उसमें यही है कि आपका एनामल जो है बिल्कुल सामने वाली लेयर दांत की नजर आ रही होती है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, और आपको डेंटिन येलो हिस्सा नजर आ लगाने रहा के बाद दांत सफेद हो रहे थे, पीले हो जाते हैं, डेंटिन एक्सपोज हो जाते हैं। एक बड़ा प्यारा पॉइंट उठाया है कि ऑन स्टोर जो उनसे चीज़ें वही अवेलेबल होती हैं जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू आती हैं। एग्जैक्टली सर। ठीक है ना, और वो डेफिनेटली उसकी टेस्टिंग और वो सारी चीज़ें वही होती हैं। ये जो ऑनलाइन चीज़ें बिक रही हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत सी ना वो सेफ नहीं है। ठीक है, आप सारे से सवाल पूछ रहे हैं, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ो। हाँ, मेरे से अभी रिसेंटली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट किया गया और उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आप डेंटल बैठक में इस चीज़ को डिस्कस कीजिएगा। बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं जो कि चाह रहे हैं ऑर्थो करवाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बारे में कंफ्यूज हैं कि एक नॉर्मल ऑर्थो केस में टाइम कितना लगता है। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी सुनने में ये मिलता है। मैं अगर सपोज, अब ये सारा मैटर करता है कि पेशेंट की जो केस है उसकी सिविरिटी कितनी है। बाज़ केसेस होते हैं सवीर होते हैं और वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बाज़ थोड़े माइल्ड कैटेगरी के केस होते हैं। अब वो सुन के आया होता है कि जी मेरे कज़न ने लगवाया है, वो तो 6 महीने में ख़त्म हो गया था, आप मुझे 2 साल क्यों कह रहे हैं। पेशेंट को ये नहीं पता होता कि भाई उसकी और मेरी केस सिविरिटी डिफरेंट है। तो इसलिए मैं अपने पेशेंट को यही गाइड करता हूँ कि हर पेशेंट का जो सिविरिटी ऑफ केस है वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही टाइम मैनेज होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट थोड़ा सा रेज करना चाहूँगा। अगर आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारी जिसको कहते हैं ना, जैसे जिस तरह उस दिन डॉक्टर नुमान ने कहा था कि सहमत हैं आज, तो आज मैं वो उसी तरह का एक बड़े सवाल कर रहा हूँ कि हमारी जो आम जनता है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ ऑनलाइन भी बताएं आपके ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ एक आइडिया, एक बॉल पार्क आइडिया दे सकें, पैसे भेजे तो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं ऐसे ना भेजें, आप हमें सिर्फ सवाल भेज दें, आप हमें सवाल भेजें, हम उसके बारे में मुकम्मल जितना आपको गाइड कर सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल करना हमारा मेन मकसद है, और इसको जहाँ तक हम इस्तेमाल कर सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। एक और सवाल ऑर्थो के लिए कि आजकल एक बड़ा मेन स्ट्रीम चल रहा है ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं अलाइनर्स, जी जो कि बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं और करवाना चाहते भी हैं। तो मैं ये उन्हीं लोगों के तवज्जो से पूछना चाहूँगा कि अलाइनर और ब्रेसेस में फ़र्क क्या है सर। बेसिकली अगर उस पर फ़र्क पे बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो देखें विजिबिलिटी है, ब्रेसेस लगे हुए नज़र भी आ रहे होते हैं, अलाइनर्स लगे हुए नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन जो असल चीज़ है जो समझनी चाहिए वो ये कि दोनों की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, हमारे पास करंटली अभी जो अलाइनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के जो ट्रीटमेंट हैं उनको, जो केसेस हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना, हर तरह का केस जो उनसे ना वो ब्रेसेस के साथ तो किया जा सकता है, लेकिन अलाइनर्स के साथ नहीं किया जा सकता। ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए हमारे जनरल डेंटिस्ट को भी और हमारी जो आम जो पॉपुलेशन है उसको भी। अक्सर पेशेंट्स आके कहते हैं कि जी मेरा आपने अलाइनर से ही करना है, लेकिन वो नहीं होने वाला होता। ठीक है, तो इसलिए जो केस कम्प्लेक्सिटी है वो डिफाइन करती है कि ब्रेसेस ज़्यादा बेहतर रहेंगे कि अलाइनर्स ठीक रहेंगे।
और दूसरा डेफिनेटली अगर माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी का केस है और पेशेंट बाहर ट्रैवल कर रहा है तो उसमें अब जो अलाइनर्स हैं वो ज्यादा फेवरेबल रहते हैं। सर मेरा भी एक दस सवाल है। पूछे आप पूछे लोग, बल्कि लोग कह रहे हैं हम आपको बोलने नहीं देते। आप बोले आज भाई, बोले, आज खुल आप के बोले बोले, भाई। आज खुल के बोले, आज आपका मेरा भी ऑर्थो से रिलेटेड सवाल है। पेशेंट ये कहता है कि जी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है ठीक है कि वो अब आगे जा रही है, तो आप वो कन्वेंशनल जो ब्रेसेस का सिस्टम है आप उसे अलाइनर्स पे स्वेयर केसेस में क्यों नहीं शिफ्ट होते? एक तो ये सवाल है। ठीक है। दूसरा ये है कि वो जैसा आपने भी बात की, किसी ने अगर बाहर जाना हो, अगर स्वेयर केस है और पेशेंट ने बाहर ट्रैवल करना है तो उसके लिए क्या है फिर? देखें उसमें तो पहले नंबर पे तो जो आपने पहला सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि अभी माइट बी इन 10 ईयर्स 15 ईयर्स इस चीज़ पे काम चल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनीज जो उनसी ना वो रिसर्च अपनी कंटिन्यू कर रही हैं कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और उस तरह ये चीज़ें चल रही हैं और हो सकता है 10-15 साल तक ये चीज़ें आम भी हो जाएं कि एक्सट्रैक्शन केसेस जो उनसे हैं या थोड़े से कॉम्प्लेक्स केसेस जो उनसे ना वो भी अलाइनर्स के साथ बड़े अच्छे होना शुरू हो जाएं, ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि स्वेयर केसेस में जब आप हाँ उसमें फिर हम पेशेंट को यही कहते हैं कि जनाब माजरत है, हम कुछ नहीं माजरत है, पहले आप हो आए बाहर, जब पाकिस्तान आएंगे तो आगे नहीं, करवा वैसे लेना। वैसे डॉक्टर नुमान, आपको पर्सनली मतलब अगर आपको चूज करना पड़े ब्रेसेस और या लाइनर में से, आप अपने लिए क्या चूज करेंगे? मैं सर पर्सनली अगर करूँ ना तो मैं ब्रेसेस की तरफ प्रेफर करूंगा। उसकी 2-3 वजूहत हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखें हमारे यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट है ना वो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चा होता है, ठीक है ना। उसकी कंप्लाइंस इतनी अच्छी नहीं होती है। माँ बाप देखें लाखों रुपया तो खर्च कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे ने वो अलाइनर घुमा दिया, डब्बा इधर रख दिया, बच्चे शरारतन एक दूसरे की चीजें घुमा देते हैं, तो भुगतना तो माँ बाप को पड़ता है ना फाइनेंशियली। तो कंप्लाइंस को अगर देखा जाए तो मैं बच्चों में खास तौर पे जो उनसा है ना वो ब्रेसिस को ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई अडल्ट पेशेंट है कोई 20-25-30 ईयर्स प्लस इस तरह, तो उसमें मैं पहले कहता हूँ कि भजन ये काम है, इतने आपको कंप्लाइंस शो करनी पड़ेगी तो ही आप ये करवाएं। अगर आपको लगता है कि आप इतने कंप्लाइंट नहीं है तो फिर ना करवाएं। अच्छा, दूसरा भी कैसे चूज करते हैं? अब जैसे आजकल जो लाइनर एक कंपनी एक स्पेसिफिक बड़ी मशहूर जिसमें एक एक्ट्रेस की तस्वीर भी लगी होती है, उसको देख के लोग आते हैं। तो अब मतलब अब लोगों को ये समझते हैं शायद एक्ट्रेस इनके पास भी हाँ शायद वो है, हम शायद एक्ट्रेस भी डब्बे में बंद करके दे देंगे। तो लोगों को ये थोड़ा क्लियर कर दें कि खाली एक ही कंपनी नहीं होती, ये मल्टीपल हैं। और सर वो तो देखे ना मार्केटिंग है, जो अच्छी मार्केटिंग करेगा वो छा जाएगा। लोग ना पहले ही अब ये देखे ना पैराडोल अमोक्सल हर बंदे को जाहल को भी पता है, जो कुछ नहीं पढ़ा हुआ उसको भी पता है जी पैराडोल पहले से अमोक्सल। वैसे मैं इस चीज को मैं थोड़ा बुरा मान जाता होता हूँ कि डॉक्टर के पास आप जाके ये तो डॉक्टर साहब मैंने पैराडोल लिख दियो, हाँ इट्स ऑन अस कि हमने क्या लिखनी। तो लोग ना वही कंपनी का कराना है, तो फिर बाद में ब्लेम हम पे आता है कि हम एक स्पेसिफिक कंपनी के साथ ही काम करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अक्सर एक हमारे जो टिकटॉक पे एक सवाल आया हुआ था कि जो डेंटल प्रोसीजर्स के दरमियान में एक्सरे किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सरे हो रहे हैं, वो कितने सेफ हैं बॉडी के लिए, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। अच्छा, अभी की जो जिस तरह से अभी डॉक्टर अहमद भी बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजिया जो है वो हमारा काफ़ी आगे तक एडवांस कर चुका है। तो अब जो है हमारे पास इस तरह के एक्सरे यूनिट्स हैं जो कि बहुत थोड़ी रेडिएशन देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम उसको आम फहम अल्फाज में अगर इस चीज़ को बयान करें तो एक ओपीजी एक्सरे होता है, पूरे मुंह का एक्सरे जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जितनी रेडिएशन या जितनी तापकारी आपका जिस्म एब्जॉर्ब करता है वो इतनी ही है जितना आप शायद 1 से 2 दिन सूरज की रोशनी में खड़े हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर दिन में 2-3 दिन 4 दिन जो है वो अगर सूरज में काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप उतनी ही रेडिएशन एक ओपीजी एक्सरे के अंदर डॉक्टर वो जो कर रहे हैं भज के बाहर क्यों चला जाता है? हाँ, ये है कि गोली मारती हो जो करने वाला वो अक्सर देखा होगा कि उसने इधर से आपको खड़ा किया और उसको दौड़ के बाहर चला जाता है। तो वो इस वजह से कि उसने दिन दे 100 काफी ज्यादा करने होते हैं, लेकिन आपने 100 दिन तोप चलाएगा, 100 दिन धूप में रहेगा, तो उसके लिए डेफिनेटली ये अच्छा एक और बड़ा हमें इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि पेशेंट ने लिखा हुआ था कि जी मैं सुबह शाम बड़ा रेगुलर ब्रश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल मेरे मुंह से बू नहीं जाती। इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, उसमें बहुत कॉमन सवाल है कि उसमें क्यों नहीं बू जा रही। देखें, एक तो बात ये है कि हम जब ब्रशिंग कर रहे होते हैं ना, हम पता नहीं क्या कि मुसलसल एक जो हमने जोर दिया हुआ है कि पेस्ट दस दो डॉक्टर साहब, हाँ पेस्ट दसो मैनू केड़ा चंगा,
ठीक है, ये वाला इस्तेमाल कर लें, ये वाला इस्तेमाल कर लें, ये वाला इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखें, पेस्ट इज ऑलवेज अ सेकेंडरी थिंग। आपको ब्रश करना आना चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक पता होनी चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक पता होनी चाहिए, ब्रश की क्वालिटी मैटर कर रही होती है, पेस्ट सेकेंडरी आती है। वो जो 10 में से 9 डेंटिस्ट जो सुझा रहे हैं, लाजमी नहीं है कि वही पेस्ट आपके लिए भी बहुत अच्छा हो और वो सुझा नहीं रहे। हाँ, सुझा नहीं रहे, वो मतलब है तो वैसे ही ना कि वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए भी वही हो। तो पेस्ट हमेशा सेकेंडरी होता है सर। सबसे मेन चीज होती है कि आपने ब्रश करना कैसे है, नंबर टेक्निक मैटर कर रही है। टेक्निक मैटर करती है। सेकेंडली ये मैटर करता है कि क्या आप जुबान को साफ करते हैं या नहीं। बिलीव इट और नॉट, 60 to 70% मुंह की बू जुबान से आती है। साड़ी जुबान ही बड़ी गंदी। हाँ जी, ऐसी बहुत है। आती है, और अगर आप उसको साफ नहीं करें तो आपके मुंह की बू मुसलसल वैसी रहेगी। अच्छा, एक जिस तरह यही देखा है हमने कि बाहर जो है ना बड़ा रूटीनली चेकअप हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अमूमन इंश्योर्ड होते हैं लोग, तो डेंटल चेकअप बड़ा रूटीन से हो रहा होता है। आप क्या रिकमेंड करते हैं यहाँ पे लोगों को, हमारी आवाम को, और कितनी देर बाद अमूमन डेंटिस्ट के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए? मेरे ख्याल से सारे इससे इत्तफा भी करेंगे कि साल में एक दफ़ा या हर 6 माह बाद एक दफ़ा रिकमेंडेड गाइडलाइंस जो है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर यही है कि आप साल में एक दफ़ा या दूसरे लफ्ज़ों में हर 6 माह बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपना एक चेकअप ज़रूर करवाएं। और बच्चों का एक और सवाल आता है कि बच्चों को कब चेक करवाना चाहिए। तो जब बच्चे के मुंह में पहला दांत आ जाए, चाहे दूध का, जिसको दूध का ही सबसे पहले ऑब्वियसली दांत आएगा, तो जो पहला दूध का दांत आ जाए तो एक दफ़ा चेकअप उसका हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्लियर कर लें कि ये ना हो कि अब आपको दर्द सवेर हो रही है और आप कहें मैं 2 दफ़ा हो चुकी है इस महीने में, तो मैं नहीं जा सकती। नहीं जा सकता हूँ भाई, आ जाना एज पर नीड तो आप डेफिनेटली आ जाइए। ये नहीं करना कि 6 महीने नहीं पूरे डॉक्टर साहब ने कहा 6 महीने बाद आना। तो सर मेरा एक सवाल है, पेशेंट्स आते हैं अक्सर बच्चों को लेके, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चों के लिए कोई पेस्ट बता दें जो इनके दांतों में कीड़ा ना लगे। जैसे बच्चों के दांतों में कीड़ा ना लगना आजकल इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया इसको करना, मैनेज करना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो ट्रेनिंग है वो पेरेंट्स की होती है, बच्चे की नहीं होती। अगर बच्चा स्वीट्स नहीं खाएगा तो तुसी खाओगे। उसने चॉकलेट भी खानी है, उसने स्वीट्स भी खानी है, उसने, अगर आप देखें, और सारी जो ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद ब्रश करवाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, नंबर 1। फिर वही बात, पेस्ट खुद से कुछ नहीं करेगी जब तक कि उसको प्रॉपर्ली ब्रश ना करवाई जाए। हमारे यहाँ अक्सर देखा जा रहा होता है, बच्चे को ब्रश पकड़ाते हैं, चल पुत्र कर, और वो जिस तरह मर्जी ऐसे ऐसे अपने दांत छील, अपने मसूड़े छील, ऊपर से पेस्ट को चूस के खा पी के निकल जाता है। और वो एक्सपीरियंस बोलता है भरावा। और वो सारा कुछ जो है उसका फायदा होता नहीं, और वो बाद में आके कहते हैं कि ये तो दिन में 3 दफा 5 दफा बड़ा मुश्किल है भाई कंट्रोल करना। मैं बीइंग अ फादर माई सेल्फ, मैं हार गया हूँ भाई इसमें, मेरे अपने बच्चे के लाके इसका चिराग तले नहीं रहा। वो ये वाली बात करते हैं कि जी हम 2-3 दफा भी बच्चा ब्रश कर लेना, लेकिन दांतों में फिर भी कीड़ा लग जाता है। सर चिराग भी तो देखो ना, बड़ा चिराग होएगा तो तले नेरा भी ज्यादा है। बेसिक सीन ये कि आपका जो मेजर रीजन है नर्सिंग बोतल की रीजन है। एग्जैक्टली। जो अब रात को बच्चे का दूध तो बंद नहीं कर सकता था, और न फीका दूध दो या जो भी हो, दूध सारी रात उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, मुंह में जाना है तो केरियस लीजन तो बनना ही बनना होता है। इट डिपेंड्स कि अब आपकी समहाउ इसमें मुझे जो लगता है, आई होप मैं गलत हूँगा, किस्मत है दाढ़ी, फिर लगना है नहीं लगना। किस्मत के साथ साथ वो कहते हैं ना कि किस्मत के साथ साथ आपको थोड़े से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एहतियात करनी पड़ती है। और उसके ऊपर आपको एक तो नंबर 1, आपको जब बच्चे सो रहे हैं तो बीच में आपको उनको सोते हुए दूध नहीं देना। नंबर 2, आपने उनको ब्रशिंग जो है वो लाजमी करवा के सुलाना। तो ये 2 चीज़ें तो लाजमी करेंगे तो इससे दांतों में कीड़ा कम लगेगा। तो नाज़रीन इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के सेशन में हमारा साथ देने का, आप हमें सुनने का, हमें बर्दाश्त करने का। आज का सेशन छोटा सा था, हमने अब सोचा कि आपके तमाम तर क्वेश्चंस को हम एक ही जगह पे फाइल अप करें। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं और आप चाहते हैं कि आप हमसे रब्ता कर सकें, तो हम इस वक्त डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं, जिसमें टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और इसके अलावा यूट्यूब तो है ही है, जिस पे आप हमारी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। तो हमें ज़रूर आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे औरों ने किया, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आंसर सेशंस करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह, और रोज़े अच्छे से रखिए, तमाम तर बरकतें अच्छे तरीके से समेटिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने से मुंसलिक तमाम तर लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।